मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षाएं निकट हैं, आपकी तैयारी पूरी जोरों से चल रही है। उसे और गति देने के लिए और पूर्व में जो जारी की गई प्रश्नों की श्रृंखला थी उसका उत्तर देने के लिए हम आए हैं आपके साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। न डर न हार, लगातार फिर से 90 पार। प्रश्नों के उत्तरों को जो 4 भागों में बांटा गया था उसके दूसरे भाग की सीरीज हम जारी कर रहे हैं, जिसमें कार्बनिक रसायन जो आपका पार्ट है उसके बारे में बात की जानी है। इसमें से हम 2 चैप्टर ले रहे हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन और एल्कोहल ईथर और फिनाल। यही थोड़ा बड़ा पार्ट हो गया है। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन युक्त यौगिक और जैव अणुओं को दूसरे भाग में जारी किया जाएगा बहुत जल्द। कल या परसों आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद है कल ही मिल जाएगा, क्योंकि अब तेजी से काम चल रहा है। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे, हर बार की तरह इस बार भी, कि बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें ऊर्जा मिलती है, लगातार काम करने की शक्ति मिलती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए 1000 सब्सक्रिप्शन के बराबर होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए लगातार वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसमें सारे प्रश्नों के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको इस सीरीज में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उनके उत्तर या उन प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की गई, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपको देखने में मजा आएगी। तो चलो चलते हैं, जिसका आपको था इंतजार। मेरे बच्चों, इस बार कुछ भी हो जाए 90 पार। तो चलो चलते हैं, पहले पोर्शन की ओर चलते हैं, पहले पार्ट की, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसमें पहला क्वेश्चन है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर बताइए। उम्मीद है कि ये 90% तक आपके पेपर में आ ही रहा है, ये कहीं जा नहीं रहा, और ये प्रश्न जो है वो 3 से 4 नंबर वाले प्रश्नों के बीच में पूछा जाना है, इसलिए आप इसका उत्तर तैयार रखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया के अंतर की, उसमें SN1 अभिक्रिया की। तो SN1 अभिक्रियाएं 2 पदों में पूर्ण होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें संक्रमण पद नहीं होता। यानी पहली बार कोई अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करेगा, उत्पाद बनाएगा, वही उत्पाद फिर किसी तीसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद का निर्माण करेगा। यानी इसमें किसी भी प्रकार से संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता। ये अभिक्रियाएं ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं, यानी पोलराइज्ड सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है, जैसे वाटर। पानी की उपस्थिति में अभिक्रियाएं हो सकती हैं, और इनमें जो भी अभिकर्मक भाग लेते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, वो दुर्बल प्रकृति के होते हैं। यानी पहले वहां पर उपस्थित जो मुख्य अभिकारक है उसमें पहले से उपस्थित जो क्रियात्मक समूह है, जब वो अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है, तब ये दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक उस स्थान पर जाकर बैठता है और उसका प्रतिस्थापन करता है। जबकि अगर हम बात करें SN2 अभिक्रिया के लिए, तो ये एक ही पद में पूर्ण होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें संक्रमण अवस्था पाई जाती है। यानी अभिकर्मक पहले से ही जुड़ा हुआ है, अभिकर्मक में क्रियात्मक समूह जुड़ा है, लेकिन दूसरा क्रियात्मक समूह जाकर वहां पर हमला कर देता है, जिसके कारण संक्रमण प्रावस्था का निर्माण होता है। और अगर ये हमला करता है तो इसका मतलब यहां पर प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक का प्रयोग किया जाना है, और ये रासायनिक अभिक्रियाएं दुर्बल विलायकों की उपस्थिति में होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल न भूलें। यहां पर क्या है, SN1 अभिक्रिया में यह पद 2 पदों में पूर्ण होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया 1 पद में पूर्ण होती है। SN1 में संक्रमण पद नहीं पाया जाता, जबकि SN2 में संक्रमण पद पाया जाता है। SN1 में ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति होती है, जबकि SN2 में अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एल्कोहल, इन सब की उपस्थिति होती है। SN1 अभिक्रियाएं दुर्बल नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं, जबकि SN2 प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मकों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
तो उसमें अगले क्वेश्चन था हमारा कि एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा 5 नंबर के प्रश्न में। तो पहले चित्र को देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि गोल पेंदे के फ्लास्क को जिसमें बालू ऊष्मक के ऊपर रखा गया है और इसमें 2:1 के अनुपात में एथिल एल्कोहल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड को रखा गया है। अब इसको गर्म किया जाता है। जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, जिसकी वाष्प को संघनित्र के द्वारा ठंडा किया जाता है और ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। तो यही चीज़ है कि एथिल एल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। अभिक्रिया है C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4 एरो C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2O। यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें आप देख रहे हैं कि एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और जल अणु मुक्त हो रहा है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें प्रोसेस क्या होगी। विधि में अगर हमको लिखना पड़े तो विधि में क्या लिखेंगे कि एक आसवन फ्लास्क, एक गोल पेंदे के आसवन फ्लास्क में 30 ml शांत पोटेशियम, 30 ml शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, 40 ml एथिल एल्कोहल और 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड को लेते हैं। 30, 40 और 50 याद रखिए। 30 H2SO4, 40 C2H5OH एथिल एल्कोहल और 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड को लेकर बालू ऊष्मक में धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया है C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4 एरो C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2O। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इसकी वाष्प को ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं और इस प्रकार हमें ठंडी कलेक्शन पर हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमने आपको बताई थी? सेंडमायर अभिक्रियाएं। सेंडमायर अभिक्रिया क्या है? जब बेंजीन डाइअजोनियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अभिक्रिया है C6H5N2Br प्लस HCl। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ Cu2Cl2 लिया जा रहा है तो बन जाएगा C6H5Cl प्लस N2 प्लस HBr। दूसरी अभिक्रिया है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब प्राथमिक अमीन्स जैसे एथिलअमीन या एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अब मान लिया यहाँ पर हम ले रहे हैं एथिलअमीन तो C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH बन जाएगा C2H5NC, जिसकी गंध होगी तीव्र तीखी, इसी को कहेंगे एथिल आइसोसाइनाइड, तथा 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी है हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या है हुंस-डीकर अभिक्रिया? जब सिल्वर एसीटेट को यानी एसीटेट CH3COOAg सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो मेथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। कैसे होगी अभिक्रिया? CH3COOAg प्लस Br2 उपस्थिति होगी CCl4 की तो बन जाएगा CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। यहाँ पर CH3Br का कन्वर्जन किससे हुआ? CH3COOAg से, यानी हुंस-डीकर या बोरो हुंस-डीकर अभिक्रिया। फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया की बात करते हैं। इसको विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं, एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड या कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड आई के साथ कराई जाती है, NaI के साथ, तो उसमें जो उपस्थित क्लोरीन या ब्रोमीन होते हैं वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं और आयोडीन जाकर जुड़ जाता है। यानी जब मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में मेथिल आयोडाइड या आयोडाइड्स का निर्माण होता है। कैसे होता है? CH3Cl या CH3Br प्लस NaI प्लस CH3OH एरो बन जाएगा CH3I प्लस NaCl। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है, Cl Na के साथ आ गया और I वहाँ चला गया। पीछे वाले के अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो वीडियो को जरा बैकवर्ड करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं।
हमारा प्रश्न है कि क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताइए या क्लोरीनेशन या नाइट्रेशन को समझाइए। तो क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन पर बेंजीन चक्र की संरचना देखी जाती है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करता है, क्योंकि बेंजीन चक्र उपस्थित है। और इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा होता है, इसका कारण है धनात्मक मीजोमेरिक प्रभाव। होता क्या है कि हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से फेरिक आयरन या एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है जरा देखिए कैसे होता है। यहां पर ये देखो जो लास्ट में चित्र आया है, आप देखिए कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं Fe तथा एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो HCl निकल जाता है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और दूसरी अभिक्रिया थी कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल से कराने पर क्या मिलता है, तो DDT प्राप्त होती है। तो कैसे होता है कि CCl3CHO प्लस 2C6H5Cl क्या होता है, CCl3CHO प्लस 2C6H5Cl उपस्थिति होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4, तो बन जाता है उत्पाद के रूप में यहाँ पर यहाँ पर बन जाता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो DDT का फॉर्मेशन होता है कब, जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब अगला चैप्टर चालू कर रहे हैं अल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो प्रश्न हमारा सबसे पहले प्रश्न था कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल की पहचान लूकास अभिकर्मक से कैसे की जाती है। तो आपको यही याद होना चाहिए कि निर्जल ZnCl2 यानी निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ही लूकास अभिकर्मक कहते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी ये कई बार पूछा गया है। अब उसमें होता क्या है कि जब निर्जल ZnCl2 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को प्राथमिक अल्कोहल के साथ डाला जाता है तो ये अभिक्रिया नहीं करता, यानी विलयन कमरे के ताप पर धुंधला नहीं होता। लेकिन जब इसे तृतीयक अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो कमरे के ताप पर तुरंत विलयन धुंधला दिखाई देने लगता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। इसी प्रकार अगर सेकेंडरी अल्कोहल में मिलाते हैं लूकास अभिकर्मक को तो ये अभिक्रिया कमरे के ताप पर 5 से 10 मिनट के पश्चात होती है, यानी विलयन धुंधला दिखने लगता है। और जब प्राथमिक अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो मैंने बताया कि कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया नहीं देता। तो जो तेजी के साथ अभिक्रियाएं देते हैं वो तृतीयक अल्कोहल हैं, जो थोड़ी देर बाद अभिक्रियाएं देते हैं वो द्वितीयक अल्कोहल हैं, और जो अभिक्रियाएं नहीं देते वो प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। इस प्रकार हम पहचान लेंगे कि लूकास अभिकर्मक से तेजी से अभिक्रिया करने वाले अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल हैं कमरे के ताप पर, जबकि कमरे के ताप पर जो अभिक्रियाएं नहीं देते वो प्राथमिक अल्कोहल हैं। अब अल्कोहलों के निर्जलीकरण पर टिप्पणी कीजिए, ये प्रश्न है। तो क्या है अल्कोहल, कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या हो जाता है कि अल्कोहल से पानी निकल जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाता है। CH3CH2OH सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया हो रही है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण हो रहा है और जल अणु निकल जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला में ईथर के निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो यहाँ देखिए डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HI और सांद्र तनु HI के साथ इसकी अभिक्रिया बतानी है। तो क्या होता है कि जब गोल पेंदे के फ्लास्क में 2:1 के अनुपात में एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर बालू ऊष्मक की सहायता से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। यहाँ चित्र बना है, आप देख रहे हैं कि गोल पेंदे के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला गया है जिसका अनुपात 2:1 है और इसे गर्म किया जा रहा है 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर डाई एथिल ईथर का निर्माण हो रहा है।
इसकी वाष्प को जल संघनित्र द्वारा संघनित करके एडाप्टर की सहायता से ग्राही में एकत्र कर लिया जा रहा है और ग्राही के चारों तरफ बर्फ रखी है क्योंकि इसे ठंडे माध्यम में कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये चित्र है आपके पास और इसकी मेन प्रोसेस लिखी हुई। अभिक्रिया क्या है? 2C2H5OH, एरो एरो के ऊपर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ताप है 140, तो बन जाएगा C2H5O C2H5। अब इसकी गर्म एवं शांत हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर दो अणु एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है, C2H5O C2H5 प्लस 2HI, एरो एरो के ऊपर गर्म एवं सांद्र, बन जाएगा 2C2H5I प्लस H2O। जल अणु मुक्त हो जाएगा और एथिल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह जब तनु ठंडे HI के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? C2H5OH प्लस C2H5O C2H5 प्लस HI, एरो बन जाएगा C2H5OH, एक O के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और I C2H5 के साथ जुड़कर पृथक हो जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोल्बे अपक्रिया, रायमन टीमन अपक्रिया और विलियमसन संश्लेषण पर टिप्पणी कीजिए। तो कोल्बे अपक्रिया क्या है कि जब सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 4 से 6 वायुमंडल दाब पर अपक्रियाकृत कराया जाता है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं और सैलिसिलिक अम्ल का मैंने बताया था कि इसका उपयोग औषधि के निर्माण में किया जाता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का निर्माण किया जाता है। इसके जो वीडियो पड़े हुए हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में वो सब हैं पहले से पर्याप्त तो बहुत डायग्नोसिस के साथ हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। तो कोल्बे अपक्रिया है क्या? C6H5ONA प्लस CO2, एरो एरो के ऊपर जो तापमान है वो है 125 डिग्री सेल्सियस और 4 से 6 ATM दाब, तो बन जाएगा C6H4OH COOH। जो सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र है वो है C6H4OH COOH। अब दूसरी है रायमन टीमन अपक्रिया। तो जब फिनाल की अपक्रिया कार्बन क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। कैसे? C6H5OH प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH, तो बन जाएगा C6H4OH CHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2O। जहाँ ये बना हुआ है C6H4OH CHO, इसी को कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। ये जो नीचे लिखा है सैलिसिल्डिहाइड वो गलत है, इस जगह पर लिखा होना चाहिए। अब विलियमसन संश्लेषण की बात करते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण क्या है? जब सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया C2H5ONA की अपक्रिया एथिल क्लोराइड से कराते हैं तो एथिल डाईएथिल ईथर का निर्माण होता है। कैसे होता है? C2H5ONA प्लस Cl C2H5 NaCl निकल जाएगा तो बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaCl। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, इनमें से कम 2 अभिक्रियाएं आपके पेपर में आनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फिनाल की अम्लीय गुण को स्पष्ट कीजिए तथा फिनाल को, अथवा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि फिनाल को कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है, क्यों? तो फिनाल में अम्लीय गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। फिनाल का दूसरा नाम कार्बोलिक अम्ल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो क्या होता है कि ध्रुवीय हाइड्रो OH समूह के उपस्थिति के कारण फिनाक्सी जो ये संरचना बनती है, जो ये बनी हुई है फिनाक्साइड आयन अनुनादी संरचना आप देख रहे हैं उत्क्रमणिक, उसमें स्थायीकरण हो जाता है और इस स्थायीकरण के कारण ये सरलता से अपने प्रोटॉनों को त्याग देता है। और प्रोटॉन जो भी प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। हमने पहले से पढ़ा रखा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो सरलता से प्रोटॉन का त्याग करते हैं। तो जिन पदार्थों में प्रोटॉन त्यागने का गुण पाया जाता है वो अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। और ये ऐसा फिनाल क्यों करता है? क्योंकि ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति के कारण फिनाक्साइड के अनुनाद स्थायी संरचना को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण सरलता से ये प्रोटॉनों को त्याग करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसके साथ ये चित्र जो बना हुआ है ये बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिनाल के लीबरमैन अपक्रिया द्वारा परीक्षण बताइए, या कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि फिनाल का लीबरमैन परीक्षण बताइए, या लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट से आप क्या समझते हैं? लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट से आप क्या समझते हैं? तो ये कैसे होता है कि फिनाल में जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम नाइट्राइट मिलाकर गर्म किया जाता है तो विलयन का
रंग या तो नीला या हरा हो जाता है। अब इसमें जल मिलाते हैं और जल मिलाने के बाद इसे देखते हैं तो इसका विलयन का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। अब इस लाल विलयन में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मात्रा को मिलाया जाए और उसकी मात्रा को अधिक कर दिया जाए तो विलयन का रंग पुनः नीला प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो इसका मतलब है कि जो दिया हुआ कार्बनिक कंपाउंड है वो फिनाल है। यानी फिनाल के नाइट्रोसो टेस्ट में हमको याद रखना है कि फिनाल में पहले हमने मिलाया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम नाइट्राइड, उसको गर्म किया तो विलयन का रंग हो गया नीला या हरा। इसमें फिर से मिलाया हमने जल और जल मिलाने पर इसका विलयन का रंग हो गया लाल। अगर हम इस लाल विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा को मिलाते हैं अधिक रूप से तो इस विलयन का रंग पुनः नीला हो जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि पदार्थ जो दिया गया पदार्थ है वो फिनाल है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लीबरमान का नाइट्रोसो टेस्ट या लीबरमान अपक्रिया द्वारा परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थोनाइट्रोफिनाल और आर्थोमेथॉक्सीफिनाल की तुलना में अधिक अम्लीय है क्यों? यानी आर्थोनाइट्रोफिनाल अधिक अम्लीय है आर्थोमेथॉक्सीफिनाल की तुलना में क्यों? तो उसका कारण है कि जो नाइट्रो समूह होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला समूह होता है। इस कारण जो बेंजीन संरचना होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की घनत्व में कमी आ जाती है और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व में कमी आ जाने के कारण सरलता से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूट जाता है इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए, यानी हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। और मैंने अभी पीछे बताया कि जो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण जब बेंजीन संरचना या बेंजीन चक्र पर इलेक्ट्रॉनों के घनत्व में कमी आती है तो वो OH बंध का बंध टूट देता है जिसके कारण हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, यानी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने लगता है सरलता से। जबकि मेथिल समूह जो होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इसके कारण बेंजीन संरचना में इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं आ पाती जिसके परिणाम स्वरूप सरलता से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध नहीं टूटता। और जब सरलता से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध नहीं टूटता तो इसका ये अर्थ है कि वो सरलता से अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है। यही कारण है कि आर्थोनाइट्रोफिनाल आर्थोमेथॉक्सीफिनाल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। आगे बढ़ते हैं तो कुछ विशेष बातें हैं, जैसे फिनाल का 0.20% जलीय विलयन का उपयोग एंटीसेप्टिक की भांति किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ये कुछ पार्ट है कि फिनाल का 0.20 का विलयन कार्य करता है एंटीसेप्टिक एंटीबॉडी प्रति, है ना, तो इसमें एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसी तरह फिनाल को कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। पिक्रिक अम्ल जो होता है उसे कहते हैं 2,4,6 टाइनाइट्रोफिनाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे जो हमने बताया जो पेपर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। धन्यवाद लगातार वीडियो में बने रहने के लिए। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम कल या परसों में जारी कर देंगे, बहुत जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और लगातार वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। अभिषेक अवस्थी, कैम माइंड, साइनिंग आउट।